हाई टू ऑल एंड स्पेशली टू द बैंकिंग एक्सपीरियंस जिनके बैंक पीओ एंड आईबीपीएस के एग्जाम्स होने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, बैंकिंग अवेयरनेस में हमारा आज का टॉपिक है इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन सिस्टम। तो इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहले टॉपिक को ही समझ लेते हैं। जो आपका टॉपिक है इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन सिस्टम, उसमें हम इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं वो कैसे रेगुलेट होते हैं उनको समझेंगे ना, कि हमारे इंडिया में क्या सिस्टम है बैंक को रेगुलेट करने का। ठीक है। तो बैंकिंग क्या है? बैंकिंग ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, लाइक जैसे आपका बैंक हो गया, क्रेडिट यूनियंस हो गया, जिसके पास लाइसेंस होता है रन करने का। ठीक है। रेगुलेशन मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को गतिमान करना, चलाना। ठीक है। तो हम ये इस टॉपिक में समझेंगे कि हमारा जो बैंकिंग रेगुलेशन सिस्टम है, जो बैंक रन करता है, वो किस बिहाफ पे रन करता है। ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, बैंकिंग रेगुलेशन, बैंक को रेगुलेट होना है तो उसके लिए, अगर बैंक को रेगुलेट होना है तो उसके लिए कोई सिस्टम होना चाहिए ना यार। तो वो सिस्टम हमारे पास कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, गाइडलाइंस है ना, एंड अपर अथॉरिटी के सुपरविजन में होना चाहिए, है ना। तभी हमारा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो अच्छे से रन करेगा। तो बैंकिंग रेगुलेशन आपका इसी से रिलेटेड है। बैंकिंग रेगुलेशन का मतलब कि वो सारे रूल्स, गाइडलाइंस, ओवरसाइट्स जो गवर्न करता है बैंक के ऑपरेशंस को, कि बैंक कैसे रन करेगा। बैंक आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना। बैंक इंक्लूडिंग अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे रन करते हैं हमारे कंट्री में, हम बैंकिंग सिस्टम में इसको समझेंगे। अब जो बैंकिंग रेगुलेशन होता है उसका एम क्या होता है? अगर हम बैंक को रेगुलेशन करा रहे हैं तो उसका एम ये होता है कि वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाए। जो भी फाइनेंशियल, ये फाइनेंशियल सिस्टम के लिए है ना यार। बैंक रेगुलेशन किसके लिए है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए है। ठीक है। और बैंक के लिए है। तो इसलिए इसका एम ये रहता है कि ये स्टेबिलिटी लाए फाइनेंशियल सिस्टम में, और कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करे, और हमें फाइनेंशियल क्राइम होने से बचाए। तो ये सारे इसके मेन एम है। ठीक है। अब देखो, जो बैंक है उसको रेगुलेट होना है तो उसके लिए हमारे पास, हमारे कंट्री में कुछ एक्ट है, लॉज है। ठीक है। बैंक का, अब देखो, बैंक जो जो उसे क्या कहते हैं, जो बैंक को सेफ रखते हैं एंड चलने देते हैं। ठीक है। तो अगर यार ये सारे एक्ट वगैरह नहीं रहेंगे तो क्या होगा? बैंक बैंक काफ़ी सिस्टमेटिकली वर्क नहीं करेगा, लोग मनमाना करेंगे। तो दैट्स वाई ये सारे एक्ट क्या करते हैं, बैंक को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, बैंक को रेगुलेट करने में, कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तो हम इन्हीं सारे एक्ट को समझेंगे कि कैसे कैसे ये सारी चीज़ें चलती हैं। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो, जो इंडिया का बैंकिंग सेक्टर है ना, वो एक तो आरबीआई रेगुलेट करता है, दूसरा जितने भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो 1949 का है, वो रन करता है। देखो, पहला हमने क्या जाना, पहला आरबीआई रन करता है। आरबीआई, अगर देखो आप अगर एज ए जनरल स्टूडेंट तो उसके लिए ये, बट अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तो आप जानते होंगे कि ये जो आरबीआई एक्ट है, ये एक्ट है जो आपकी बैंकिंग सिस्टम को रन करता है। दूसरा, मतलब मेजरली जो बैंक है वो इन दोनों से, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, और एक ये एक्ट है, मतलब इसके लॉज, प्रोविजंस, इन दोनों के बैंक फॉलो करता है ना, बैंक इसी के अकॉर्डिंग रन करता है। ठीक है। नाउ द आरबीआई इश्यूज वेरियस गाइडलाइंस, नोटिफिकेशन एंड पॉलिसी फ्रॉम अब देखो, आरबीआई क्या करता है, ये जो आरबीआई एक्ट है, ये जो आरबीआई एक्ट है, ये बहुत सारे अलग अलग नियम टाइम टू टाइम बैंक के लिए जारी करता है ना, ताकि जो बैंक है वो अच्छे से रेगुलेट करे। ठीक है। तो उन्हीं सारे एक्ट्स को हम समझेंगे। ठीक है। अब देखो, इम्पॉर्टेंट एक्ट्स जो बैंक के रेगुलेशन में काफ़ी हेल्पफुल है, जो बैंक को सिस्टमेटिकली रन करके लेके चलते हैं। तो पहला आपका है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, है ना, ये सारा एक्ट है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तो आप इसको जानते होंगे। तो अब देखो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या क्या, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को जानते हैं। ये आपका जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, ठीक है, वो 1949 में इनेक्ट हुआ था, है ना। और ये एक माइलस्टोन है इंडिया की बैंक हिस्ट्री में। माइलस्टोन मतलब कि अगर ये एक्ट नहीं आता
तो हमारा जो बैंक है वो काफ़ी रैंडम वर्क करता, सिस्टमेटिकली वर्क नहीं करता, ठीक है। दिस एक्ट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ कमर्शियल बैंकिंग एक्टिविटी। देखो मैंने पहले ही बताया ना, ये एक्ट क्या करता है, हमें एक अच्छा लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है बैंक कमर्शियल बैंक एक्टिविटीज़ के सुपरविजन के लिए। मतलब जितने भी कमर्शियल बैंक है उनकी एक्टिविटी पे निगरानी ये रखता है, ये एक्ट रखता है, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। नाउ दिस एक्ट प्रोवाइड्स, ठीक है, तो हमने ये देखा सेक्शन 5 क्लॉज 1 का सब क्लॉज ई जो है इस एक्ट का, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, वो क्या डिफाइन करता है, बैंकिंग कंपनी को डिफाइन करता है। बैंकिंग कंपनी क्या है, बैंकिंग कंपनी एज ए कंपनी विच ट्रांसैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंक, undertakes lending of money, undertakes deposits from the public and invest the same in trade and industry। तो सेक्शन 5 क्लॉज 1 का सब क्लॉज ई ये डिफाइन करता है, बैंकिंग कंपनी को डिफाइन करता है। डेफिनेशन किसकी है, बैंकिंग कंपनी को। तो वो क्या कहता है कि ये कंपनी जो है वो है जो बिजनेस को ट्रांसैक्ट करे, लोन को देखे, है ना, बैंकिंग कंपनी वही सब है, और पब्लिक के डिपॉजिट्स को जमा करे और उन्हें इन्वेस्ट करे ट्रेड एंड इंडस्ट्री में, ठीक है। नाउ सेक्शन 23 ऑफ दिस एक्ट गवर्न द ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस बाय द बैंक। अब देखो जो हमारे ब्रांचेस, जो बैंक है ना, जो बैंक के अदर, जैसे SBI के बहुत सारे ब्रांचेस है, अदर गवर्नमेंट के मतलब और अदर बैंक, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बहुत सारे ब्रांचेस है, तो वो किस सेक्शन के तहत गवर्न होता है, सेक्शन 23 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। नाउ अब जो ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का। अब देखो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट किसके लिए बनाया गया है, हमारे लिए बनाया गया है, तो जब भी बनाया गया होगा वो वेलफेयर के लिए बनाया होगा ना यार। तो देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। टू रिड्यूस अनहेल्दी कंपटीशन इन द बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, अनहेल्दी कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए। टू सेफगार्ड द राइट ऑफ शेयर होल्डर्स, मतलब जितने भी लोग जिनका बैंक में अकाउंट है ना, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है। थर्ड देखो, टू इंश्योर न्यू ब्रांचेस आर लाइसेंस्ड। अब देखो बहुत सारे बैंक खुलते हैं ना, बहुत सारे प्राइवेट बैंक खुल रहे हैं, अदर बैंक खुल रहे हैं, तो वो उसके पास लाइसेंस है। ये कौन सा एक्ट इंश्योर करता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। हेल्प द बैंक टू लिक्विडेट व्हेन दे आर अनेबल टू ऑपरेट, ठीक है। टेक नेसेसरी स्टेप्स टू स्ट्रेंथन द बैंक सेक्टर ऑफ द, अब वो सारे स्टेप्स लेता है जिससे कि आपका जो बैंकिंग सेक्टर हो काफ़ी पावरफुल हो। नाउ डीफ स्कीम क्या है, ये जो स्कीम है ये क्या करता है, अवेयरनेस फंड और एजुकेशन डिपॉजिटरी फंड के लिए है। इस स्कीम में ये होता है कि अगर कोई फंड है ना, अगर कोई फंड है जो 10 साल या उससे अधिक सालों से जमा है ना, और उसको कोई क्लेम नहीं करता कि वो मेरा है या फिर लेने नहीं आ रहा है, तो वो जो उसका जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली डीफ स्कीम में चला जाएगा, ठीक है। ये डीफ स्कीम कब इंट्रोड्यूस हुआ था, अंडर ये डीफ स्कीम जो है वो RBI ने इंट्रोड्यूस किया था। तो RBI ने इंट्रोड्यूस करते हुए इसके लिए जो सेक्शन बनाया 26A में बैंकिंग रेगुलेशन में इसके लिए प्रोविज़न दिया हुआ है, ठीक है। 2014 में इस प्रोविज़न को बनाया गया था डीफ स्कीम में क्या होता है कि जितने भी अनक्लेम्ड फंड है 10 साल से ऊपर वाले, वो सारे फंड ऑटोमेटिकली डीफ स्कीम में चला जाता है, जो कि एजुकेशन और अवेयरनेस फंड के लिए काम आता है, ठीक है। नाउ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, ये तो हमने पहले भी डिस्कस करा है नोट्स में, पर देख लेते इसे भी। देखो जो इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया था 1921 में ना यार, 1921 में जो इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया था उसी का नाम तो हमने SBI एक्ट दिया 1955। जब हम इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन कर रहे थे तब हमने नाम क्या दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955। तो आपका जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो कहाँ से ट्रांसफॉर्म हुआ है, इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 का जो बैंक था उससे, ठीक है। अंडर दिस एक्ट RBI एक्वायर्ड अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है।
अब देखो 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्या बन गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कब? 1955 में। ठीक है। अब जो स्टेट बैंक, देखो मैंने पहले भी डिस्कस कराया कि दो सबसे बड़े बैंक, एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, सॉरी पहला तो आरबीआई है, दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है। आरबीआई क्या है? बैंकर्स बैंक है। और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो उन जगह जहाँ पे बैंक एड्रेस नहीं कर पाते अपनी प्रॉब्लम, वहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के सारे फंक्शंस करती है। ठीक है। जहाँ पे बैंक अपना एड्रेस नहीं कर पाते प्रॉब्लम, वहाँ पे। ठीक है। अब देखो ये द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1959 सब्सिडरी एक्ट के लिए है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हम एजेंट भी कहते हैं आरबीआई का। तो इस एक्ट में क्या हुआ कि 2017 में हमने 5 बैंक को और मर्ज कर दिया। ये जो एक्ट था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1959, याद रखना एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। किस एक्ट के तहत हमने 5 बैंक को मर्ज किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 2017 में? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1959। तो अभी जो फिलहाल में टोटल 8 एसोसिएटेड बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। ठीक है। तो हम उनको एक बार देख लेते हैं। अब जैसे आप ये समझना, टोटल 8 बैंक्स, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावैंकोर जो यहाँ 12 सितंबर 1945 को इस्टेब्लिश हुआ था, वो है एसोसिएट बैंक। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जो जयपुर में है, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट डेट 1 जनवरी 1963 थी, वो भी एसोसिएट है स्टेट बैंक का। ठीक है। 8 है टोटल, एक ये हुआ, 2 ये हुआ। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1913 में था, वो भी अब मर्ज हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला ये भी मर्ज हो चुका है ना, ये भी मर्ज हो चुका है। किससे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1917 में। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर जो 1920 में इस्टेब्लिश हुआ था, वो भी मर्ज हो चुका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र 1925 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, ये भी मर्ज हो चुका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद जो 1941 में इस्टेब्लिश हुआ था, वो भी मर्ज हो चुका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। भारतीय महिला बैंक जो 2013 में इस्टेब्लिश हुआ था, वो भी मर्ज हो चुका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। सो टोटल हमारे कितने बैंक हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल 8 एसोसिएटेड बैंक है। अब देखो बस 5 बैंक 2017 में मर्ज हुए थे। पहला आपका बैंक है स्टेट बैंक ऑफ ट्रावैंकोर, वो 2017 में मर्ज हुआ। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, ये भी 2017 में मर्ज हुआ। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, ये 2017 में मर्ज हुआ। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, ये 2017 में मर्ज हुआ। और भारतीय महिला बैंक, ये 2017 में मर्ज हुआ। ठीक है। बट अभी जो 3 अदर एसोसिएटेड बैंक है, वो कब मर्ज हुए थे? जैसे स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, ये 2008 में ही मर्ज हो गया था। ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र 2008 में मर्ज हो गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2010 में मर्ज हो गया था। और एक और बैंक थी यार। ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझ लेना एक बार वीडियो में रिवाइंड करके, है ना, पीछे जाके। ठीक है। नाउ अब अगले एक्ट की तरफ बढ़ते हैं। बैंकिंग लॉज मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1963। अब ये जो बैंकिंग लॉज मिसलेनियस प्रोविजन था, वो इसलिए आया था ताकि किसी एक पार्टिकुलर बैंक के पास पूरे अफेयर को कंट्रोल करने का राइट ना रहे, है ना। ये जो बैंकिंग लॉ है, इसको 1963 में पास किया गया था। ठीक है। बैंकिंग लॉज मिसलेनियस प्रोविजन के लिए। ठीक है। ये एक्ट क्या करता है? एम्पावर करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि वो मैनेजेरियल पोजीशन एंड अदर पर्सन को ऑफिस से रिमूव कर सकता है। ठीक है। इन ऑर्डर टू जस्ट गिव अदर बैंक्स टू अदर फंक्शंस, है ना। नाउ बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1968। In this act, it was decided to which business banks are allowed to give loans, the role of banks in the area of economic interest। तो देखो बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1968 किसके लिए था, किसके लिए वर्क करता था? इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। बस ये याद रखो।
अब देखो जो बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एक्ट है, ठीक है, इसमें क्या होता था, ये एक्ट कब का है, 1970 का है, ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग के लिए। तो ये किस लिए था, टू एक्सरसाइज वोटिंग राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर हेल्ड बाय हिम। तो ये जो बैंकिंग कंपनीज एक्ट था, ये वोटिंग राइट्स देने के लिए था, ठीक है। और इस दौरान क्या हुआ था, जब बैंकिंग एक्ट 1970 आया, तो उस दौरान 14 बैंक जो है नेशनलाइज हुए 1970 में, ठीक है। नाउ रीजनल रूरल बैंक, ये 1976 में है, नरसिम्हा कमेटी ने इसको, इसके फाउंडर नरसिम्हा कमेटी थी, ठीक है। तो ये जो बैंक है, ये कब पास हुआ था, कब इस्टेब्लिश हुआ था, 26 सितंबर 1975, ठीक है। ये जो बैंक है, इसके लिए ऑर्डिनेंस पास हुआ था, ऑर्डिनेंस पास हुआ था। ऑर्डिनेंस पास होना अलग होता है, उसका कमेंसमेंट होना अलग होता है, ठीक है। ऑर्डिनेंस पास हुआ था 26 सितंबर 1975 को, ठीक है। और ये जो आरआरबी ऑर्डिनेंस, देखो ऑर्डिनेंस जो है वो एक्ट तब बनता है जब उसे प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट पास करे, ठीक है। आपके लोकपाल बिल में जब पास होता है तब ऑर्डिनेंस कोई एक्ट बनता है, ठीक है। नाउ तो ये जो रीजनल रूरल बैंक था, वो सफिशिएंट बैंक क्रेडिट जैसे एग्रीकल्चर पर्पज एंड अदर रूरल सेक्टर के लिए था, ठीक है। रूरल नाम से जैसा आप समझो, ठीक है। तो ये इसके फाउंड ये 2 अक्टूबर 1975 को फाइंड हुई थी, और इसका जो ऑर्डिनेंस है 26 सितंबर 1975 में हुआ था, ठीक है। नाउ आरआरबी अमेंडमेंट एक्ट 2015, आरआरबी अमेंडमेंट एक्ट जो 2015 का था, वो क्या करता है, वो हेल्प करता है रीजनल रूरल बैंक्स को, ताकि वो अपने ताकि वो ऑथोराइज हो, है ना। ऑथोराइज हो किस चीज़ के लिए, कैपिटल को, फंड को रेज करने के लिए, ठीक है। ताकि इससे क्या होगा कि उनके कैपिटल मार्केट को पावर मिलेगा, ठीक है, वो इस और मजबूत होंगे, ठीक है। और ये एक्ट क्या प्रोवाइड करता है कि जितने भी रीजनल रूरल बैंक है, उसे अदर बैंक आके स्पॉन्सर करे। जब अदर बैंक आके इसको, रीजनल रूरल बैंक को स्पॉन्सर करेगा, तभी तो उसे स्ट्रेंथन मिलेगी। अब देखो सरफेसाई एक्ट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है। ये एक्ट इसलिए होता है कि जितने भी लोग बैंक से लोन ले लेते हैं, उनके लोन रिकवरी के लिए ये एक्ट होता है, ठीक है। इसमें एज ए लोन के तहत हम, जैसे कि मॉर्टगेज में कोई प्रॉपर्टी दिखा दो, कुछ भी दिखा दो, बैंक से जब लोन लोग लेते हैं तो उसी वो होता है ना। फिर जो जो लोन रिकवरी के लिए जो एक्ट बनाया गया है, वो सरफेसाई एक्ट 2002 है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बैंक आपको एक नोटिस देती है कि अगर आप टाइमली, अगर बैंक का लोन नहीं चुका रहे हो, तो विद इन 60 दिन के लिए नोटिस देती है कि आप बैंक को चुकाओ, या फिर उसकी रिकवरी के लिए आपकी जितनी भी सिक्योरिटी लाइक प्रॉपर्टी वगैरह है, उसको ले सकता है बैंक, ठीक है। बैंक यूटिलाइज दिस एक्ट एज एन इफेक्टिव टूल फॉर द बैड लोन्स। देखो यार, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूँ। देखो जो सरफेसाई का फुल फॉर्म है, वो है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बैंक यूटिलाइज करता है एक्ट, जो बैंक है वो यूटिलाइज करता है इस एक्ट को, सरफेसाई एक्ट को, क्यों, ताकि ये इफेक्टिव टूल हो फॉर बैड लोन्स, एनपीए रिकवरी के लिए, ठीक है। अब एनपीए क्या होता है वो समझ लो। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है, एक लोन है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है, एक लोन है, जिसमें क्या होता है कि जो बारोवर है, जो लोन लेने वाला है, वो फेल हो जाता है लोन चुकाने में फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज, है ना। 90 डेज के अंदर लोन चुकाने में जो बारोवर है, जो लोन लेने वाला है, वो फेल हो जाता है। तो इसलिए एनपीए रिकवरी एक्ट बनाया गया है। एनपीए में क्या होता है कि एनपीए, देखो एनपीए एसेंशियली मीन्स द एसेट इज नो लॉन्गर जनरेटिंग इनकम फॉर लैंडर। एनपीए क्या कह रहा है कि जिसने लोन दिया हुआ है, उसके लिए जो एसेट है वो इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इस एक्ट को लाया गया है ताकि आपका बैंक रिकवरी कर ले। अब देखो इस एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये अलाउ या मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये अधिकार दिया जाता है कि आप जाके 30 दिन के अंदर जितने भी लोन लेने वाले हैं
उनकी सिक्योरिटी पे अपना अधिकार जमा सकते हो, उस पर पोजीशन ले सकते हो, ठीक है। इट एम्पावर्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू असिस्ट बैंक टू टेक, और ये एम्पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसमें क्या करता है, इसमें क्या करता है, बैंकों की हेल्प करता है ना, ताकि लोन की रिकवरी हो जाए, ठीक है। ठीक है, तो ये देखो फिर सेंट्रल डेटाबेस इंटीग्रेट करने के लिए ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हेल्प करता है, असिस्ट करता है बैंक को फॉर लोन रिकवरी, ठीक है। नाउ अब देखो आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट 2006। आरबीआई का जो अमेंडमेंट एक्ट 2006 में था वो किस लिए था कि इसमें ये था कि देखो इन 2006 आरबीआई ने अमेंड किया, आरबीआई का एक्ट अमेंड हुआ है ना 1974 वाला, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी उसी दौरान अमेंड हुआ। तो गवर्नमेंट ने क्या किया उस दौरान, गवर्नमेंट ने उस दौरान CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, CRR, इस सबको फ्लैक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, आरबीआई को फ्लैक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कि वो लिक्विडिटी को, लाइक पैसों के फ्लो को मैनेज कर सके, उसलिए ये सब था, है ना। देखो CAR क्या होता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये क्यों होता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या करता है, बैंक की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को मेजर करता है और उसकी उस पोटेंशियल को भी मेजर करता है कि बैंक कितना लॉस झेल सकती है, ठीक है। और ये इसलिए था कि बैंक इंश्योर कर सके कि उसके पास सफिशिएंट कैपिटल है ना। अगर टू प्रोटेक्ट जितने भी डिप्रिविएशंस होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने में और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। अब देखो आगे देखो बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2011। देखो बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2011 जो आया था वो क्या करने के लिए आया था, इसने नेशनलाइज बैंक है जितने, उनको प्रेफरेंस दिया कि आप शेयर और राइट बोनस इश्यू करके अपने में ले सकते हो, है ना, अपने में फंड को कंसोलिडेट कर सकते हो, कंसोलिडेट मतलब इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है। तो इसके सेलाइन फीचर्स क्या है, टू इंक्रीज द कैप ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स पे, ठीक है। टू प्रोवाइड स्पेशल ऑडिट, अलग से कोऑपरेटिव बैंक जितने हैं उनको स्पेशल ऑडिट देने के लिए, ठीक है। और जितने भी नेशनलाइज बैंक है वो कैपिटल, जो कैपिटल बोनस कैपिटल है उसको गेन कर लें, ठीक है। तो इसके लिए लिमिट क्या थी, मैक्सिमम लिमिट 3,000 करोड़ तक जितने भी कोऑपरेटिव जितने भी नेशनलाइज बैंक है वो बोनस एंड मतलब उतनी कैपिटल को रेज कर सकते हैं, ठीक है। और वोटिंग राइट्स का जो बैंक में है वो 26% तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया, किसने, बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2011 ने, ठीक है। नाउ बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020, ये जो है 1949 का जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है उसमें थोड़ा सा बदलाव करने के लिए इस ऑर्डिनेंस को लाया गया था 2020 में। इसका क्या एम था कि जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सुपरविजन में, उसे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इनिशिएट करे एक ऐसा स्कीम जिससे कि जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है उनका एमलगेशन हो जाए, है ना, बिना किसी रोक टोक के उनका एमलगेशन हो जाए, मतलब वो मर्ज हो जाए, ठीक है। नाउ लीगल एस्पेक्ट ऑफ बैंक देख लेते हैं। देखो यार अब जितने भी बैंक होंगे उनके कुछ ना कुछ लीगल पहलू होंगे ना, तो इसमें हम वो डिस्कस करेंगे। देखो बैंकिंग ओम्बड्समैन क्या है, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1995, इंपॉर्टेंट है, इसे 1995 में इंट्रोड्यूस किया गया था। कौन से एक्ट के तहत, अंडर द एक्ट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो इसमें क्या होता था कि एक सीनियर ऑफिशियल अपॉइंट करता था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो सीनियर ऑफिशियल क्या करता है, बैंकिंग ओम्बड्समैन क्या है, एक सीनियर ऑफिशियल है ना, जिसे कौन अपॉइंट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। तो वो क्या करता है, जितने भी कस्टमर है उनके कंप्लेन को सुनता है बैंकिंग ओम्बड्समैन और उनकी कंप्लेन का निवारण करता है, ठीक है, उनको सॉल्व करता है, ठीक है, अगर कोई डिफिशियंसी कमी हो जाती है बैंकिंग सर्विसेज में तो, ठीक है। जो द बैंक शुड कंप्लाई एंड इंटीमेट द कंप्लायंस ऑफ अवार्ड टू एम्बड्समैन विद इन 1 मंथ। और जो ये बैंकिंग ऑफिशियल है वो क्या करता है कि अगर बैंक के सर्विसेज से कुछ गड़बड़ी हो गई है तो विद इन 1 मंथ
उनका अनुपालन करते हुए उन चीज़ों को रिकवर करे, कंपनसेशन वगैरह दे, ठीक है। तो ये इस चीज़ों के लिए है। अब देखो करेंट में 22 रीजनल ऑफिसेस हैं किसके, बैंकिंग ओम्बड्समैन के कितने ऑफिसेस हैं, 22 रीजनल ऑफिसेस राइट नाउ रन करते हैं, ठीक है। तो आरबीआई ने क्या किया फर्दर, आरबीआई ने बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम को थोड़ा सा उसमें चेंज किया, तो और उसने उसमें फाइन लगाया 20 लाख का अन बैंक पे, कि अगर ये मैटर को अगर ये ठीक से नहीं डील कर पाते तो वो 20 लाख या 20 लाख के आसपास पैसे एज ए कंपनसेशन देगा, ठीक है। अब देखो वो सारे इंस्टीट्यूशंस जो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम में कवर हो जाते हैं, वो सारे देखो, पहले बैंकिंग ओम्बड्समैन को हमने देखा कौन कौन अपॉइंट करता है, आरबीआई। बैंकिंग ओम्बड्समैन है क्या, एक सीनियर ऑफिशियल है। वो क्या करता है, कस्टमर के कंप्लेंट्स को कस्टमर के कंप्लेंट्स का निवारण करता है और उन्हें कंपनसेशन दिलाता है ना, अगर बैंकिंग सर्विसेज में कोई इशू है। तो अब देखो करेंटली जो आपका बैंकिंग ओम्बड्समैन है वो पूरे शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक पे लागू होता है, रीजनल रूरल बैंक पे लागू होता है, शेड्यूल्ड प्राइमरी बैंक पे लागू होता है, कोऑपरेटिव बैंक पे लागू होता है, कुछ एनबीएफसीज पे भी, ठीक है। और जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है वो अपने इन सारे सर्विसेज के लिए कोई फीस भी चार्ज नहीं करता अपने कस्टमर से, ठीक है। और जो डिप्टी गवर्नर होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वो सबसे ज़्यादा एपिलेट अथॉरिटी होते हैं कि अगर बैंकिंग रेगुलेशन मतलब जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है वो अगर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो आप आरबीआई के डिप्टी गवर्नर से जाकर बैंकिंग ओम्बड्समैन की भी कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन जो लोकपाल स्कीम है 2021 का, है ना, ये कब आया था, 12 नवंबर 2021 में आया था, ठीक है। ये नया स्कीम है जो क्या करता है, इंटीग्रेट करता है तीन ओम्बड्समैन स्कीम ऑफ आरबीआई, नेमली जो मतलब ये जो है ना इंटीग्रेटेड मतलब होता है कि जुड़ाव, ठीक है, इंटीग्रेटेड। तो इसमें क्या क्या आता है आपका, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006 आता है, द ओम्बड्समैन स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज 2018 आता है, द ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन 2019 आता है, ठीक है। तो ये सारे देख लो यार। नॉन शेड्यूल, अब देखो नॉन शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक के लिए इसने 50 करोड़ डिपॉजिट्स मतलब जिसके पास है उनके लिए भी ये स्कीम लाता है, ठीक है। उन पे भी ये इंटीग्रेटेड स्कीम लोकपाल बिल देख रेख करता है, उनकी भी निगरानी करता है। अब बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन, अब देखो जितने भी फाइनेंस के सुपरविजन हैं उनके बोर्ड्स के बारे में देख लो। इस कॉन्सेप्ट को कब लाया गया था फाइनेंशियल सुपरविजन के, ये नवंबर 1994 में लाया गया था, ठीक है। इसमें क्या होगा कि एक कमेटी होगी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि वो सारे सुपरविजन जो जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर में कॉमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जितना भी वर्क कर रही है उनके सुपरविजन को कलेक्टिवली देखे, है ना, कि वो ये सेंट्रल बोर्ड का काम ये है कि कॉमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल बैंक, इंस्टीट्यूशनल बैंक, नॉन बैंकिंग कंपनीज का कलेक्टिवली कैसा ये काम कर रही है उसका देखरेख कौन करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। ये कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, नवंबर 1994 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बनाया गया था, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ बैंकिंग फ्रॉडुलेंस, अब देखो अब बैंक है तो उसमें फ्रॉड तो होगा ही, तो इसको किसने इस्टेब्लिश किया था, पी चिदम्बरम ने इस्टेब्लिश किया था 1997 मेरा बर्थ ईयर है यार। तो तब ये जो बैंकिंग फ्रॉडुलेंस है ना सेंट्रल बोर्ड, उसके लिए ये 1997 में इस्टेब्लिश हुआ था। अब ये इस्टेब्लिश क्यों हुआ था, टू इंक्वायरी अबाउट सीबीआई केसेस पर्टेनिंग टू ऑफिसर्स ऑफ रैंक ऑफ चीफ मैनेजर्स, है ना, सीबीआई इंक्वायरी के लिए, चीफ मैनेजर्स के सीबीआई इंक्वायरी के लिए था, ठीक है। नाउ डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमारे पास कोई ऐसा ट्रिब्यूनल होगा जो डेप्ट को रिकवर करेगा, ठीक है। तो डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है वो कहाँ पे है, सेक्शन 3 में ये दिया हुआ है। सेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल कहाँ दिया हुआ है,
सेक्शन 3 में दिया हुआ है ना, रिकवरी ऑफ डेब्ट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 1993 का ये एक्ट है, ठीक है, 1993 का एक्ट है, ठीक है। तो इसका एम क्या है कि जितने भी रिकवरी ट्रिब्यूनल्स है ना, वो रिकवर करे अगर उन्हें कुछ ऐसे एप्लीकेशन बैंक से मिलते हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलते हैं कि कुछ जो बारोवर है, जो बैंक से पैसे ले रहा है, वो डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं, है ना, पैसे लेने के बाद, तो उसके लिए ट्रिब्यूनल है कि ताकि बैंक जो है जाके रिकवर कर ले, ठीक है। ये जो इंस्टीट्यूशन है, जो रिकवरी ट्रिब्यूनल है, पैसे रिकवर कर ले, ठीक है। तो ये जो हमने ये बनाया डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, हमसे इंस्पायर होकर बहुत सारे कंट्रीज में भी ये डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाया गया फर्दर। अब देखो ये सारे जो ट्रिब्यूनल है हमारे कंट्री में, एक तो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल कहाँ पे है? मुंबई में है। कब बनाया गया था? 12 जुलाई 1994। ये क्या कहता है? इंडिया के ऑल डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल का ये देखता है, ठीक है। ये देखो ये क्या है? डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल है। यहाँ पे ट्रिब्यूनल लोग जाके क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं, ठीक है। ये 12 जुलाई 1994 को ये बनाया गया था, ठीक है। बट डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल कौन है जो रिकवर करते हैं? जैसे वो कहाँ कहाँ पे है? कोलकाता में भी है ना, वेस्ट बंगाल एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। कब बनाया गया था? 27 अप्रैल 1994। दिल्ली में कब बनाया गया था? 5 जुलाई 1994 दिल्ली में, ठीक है। जयपुर में कब बनाया गया था इन्हें? 30 अगस्त 1994। राजस्थान, हिमाचल, ठीक है, ठीक है। ये जो जयपुर वाला है वो राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ सबके लिए डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है। अहमदाबाद वाला कब बनाया गया? 21 अक्टूबर 1994, ठीक है। अहमदाबाद वाला जो है गुजरात, दादर, नागर हवेली, दमन एंड दीव सभी के लिए काम करता है डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। बेंगलुरु वाला कब बनाया गया? 30 नवंबर 1994, ठीक है। 30 नवंबर 1904। ये किसके लिए काम करता है? कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। चेन्नई वाला जो है वो 4 नवंबर 1995 को बनाया गया डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ये तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी सबके लिए देखता है। गुवाहाटी वाला 7 जनवरी 1997। ये असम और उसके इंटायर नॉर्दर्न रीजन सभी के लिए डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाया गया है। डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल क्या होता है कि जो भी बारोवर होते हैं, जो पैसे लेके भाग जाते हैं, उनको कौन रिकवर करता है? डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ठीक है। पटना में कब बनाया गया? 24 जनवरी 1997। तो ये बिहार एंड उड़ीसा का देखता है। जबलपुर में 27 अप्रैल 1998। ये मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश का भी देखता है। देखो आप उत्तर प्रदेश में अगर रहते हो तो समझो कि जबलपुर में हमारा डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट होता है भाई, अगर आप इन मैटर्स से जूझते हो तो। अगर आप बैंक में जाते हो तो बैंक वाला पूछता है ना कि आपका अगर बैंक से कोई पैसे लेके भाग गया तो आप कहाँ पे अप्रोच करोगे? डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल को अप्रोच करोगे, है ना, उनसे कंप्लेन करोगे। अब देखो दिवालिया निकल जाता है तो क्या होता है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये दिवालिया निकल जाने के लिए होता है, ठीक है। इसके लिए क्या हुआ? बस एक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बनाया गया कि 330 दिन का टाइम दिया जाता है कि अगर आप जितने भी लीगल प्रोसेसेस है उसको देख लो, ठीक है। बैंक्रप्सी जब भी होता है तो उसके लिए क्या बनाया गया है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है। नाउ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट, ये क्यों होता है? ये सारे ट्रिब्यूनल क्यों होते हैं? कि जितने भी नेशनल कंपनी के लॉ ट्रिब्यूनल है वो जाके फर्दर अपील कर सके। ये कब आया था? 1 जून 2016 में आया था, ठीक है। जो NCLAT है वो आल्सो अपीलेट ट्रिब्यूनल है फॉर हियरिंग अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय, ठीक है। सेक्शन 61 में जितने भी इंसॉल्वेंसी सेक्शन 61 है ना, बैंक का दिवालिया निकल जाना तो उसके लिए भी ये अपीलेट ट्रिब्यूनल है, ठीक है। अब देखो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2021 में भी आया था, इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस 2016 में इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। ये क्यों किया गया था? ताकि इफेक्टिव इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को अपनाया जा सके, ठीक है। ये जो देखो लो द इंसॉल्वेंसी ऑफ एंड बैंक्रप्सी कोड है 2021 का। अब कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट 2019, द कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट 2019 जो है वो कंपनीज एक्ट 2013
में से ही होके आया है। तो इस एक्ट में क्या होता है, जो सरकारी कंपनीज होती है ना, पब्लिक कंपनीज होती है, उन्हें उनके शेयर को डिमेटेरियलाइज कर दिया जाता है, डिमेटेरियलाइज्ड कर दिया जाता है, ठीक है। इस एक्ट में क्या होता है कि अगर कोई कंपनी है जिसके पास CSR है, वो पूरी तरह से अपने फंड को स्पेंड नहीं कर पाती, तो उन्हें ये सारी रीजन्स को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, है ना। जब भी वो जब भी इनका एनुअल रिपोर्ट होगा तो उसमें ये सारी बातें मेंशन करनी पड़ेगी। जो कंपनी जो एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019 है, इनको अपने एनुअल रिपोर्ट में वो सारे डिमेटेरियलाइज मैटर को अपने एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, मतलब बताना पड़ेगा। देखो, अगर कोई एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है, इस बिल में अगर आपने कुछ सेंड नहीं किया है, ठीक है, तो वो सारी शेड्यूल 7 जो एक्ट है PM रिलीफ फंड का, वो विदिन 6 मंथ आप पे सुपरविजन करेगा, ठीक है। तो आपको विदिन 6 मंथ वो चीज़ें भी कर देनी ही पड़ेगी। नाउ द बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट 2021 एक्ट क्या था, ये एक्विजिशन एंड ट्रांसफ़र अंडरटेकिंग के लिए था, ठीक है। यहाँ से आया है, मतलब 1970 1980 से आया है। ये क्यों लाया गया था, ताकि जो दो पब्लिक सेक्टर हैं बैंक, जो दो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उनको पब्लिक सेक्टर बैंक किया जाए, ठीक है। इस एक्ट के तहत क्या हुआ, इस एक्ट ने क्या लेट किया कि जो दो बैंक है उसका नेशनलाइजेशन हुआ उस फेज के दौरान, ठीक है। तो हमने आज इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन सिस्टम को देख लिया, ठीक है, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन सिस्टम को देखा। अब आगे हम क्या करेंगे, उसके रिकॉर्डिंग टॉपिक वाइज इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा, बट कहीं कहीं अगर नहीं आया होगा तो उसके लिए सॉरी। मिलते हैं अगले सेशन में एंड इसको सॉल्व करेंगे हम। थैंक यू फॉर टुडे।